नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज का जो विषय है ना, बताइए कॉम्पिटिटिव है। आज क्या है, बाजार के जो आंकड़े आए वो बेहद चौंकाने वाले आए। मतलब लगभग ज़्यादातर जो अनुमान से अच्छे नतीजे आए। चाहे आप पेटीएम देख लो, चाहे डालमिया भारत को देख लो, चाहे तुम्हारा IRFC को देख लो, चाहे तुम्हारा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को देख लो। आज विस्तार में बाजार पर चर्चा करेंगे कि नतीजे इतने अच्छे थे, उसके बाद में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जो थे वो चले क्यों नहीं, उसकी विस्तार से चर्चा होगी। और ऐसा क्या है कि FII बाजार को बढ़ने दे रही है और DII बाजार को गिरने दे। जब भी ऊपर बाजार जाता है तो ऊपर से FII की बिकवाली आ जाती है, मतलब सप्लाई आ जाती है। और जैसे ही बाजार नीचे जाता है तो बाजार में किसी न किसी की खरीदारी लौट आती है। विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा कमोडिटी में नज़र डाल लेते हैं। जो कल कल का अगर बात करें तुम्हारा गोल्ड को, आज गोल्ड की, तो गोल्ड हमारा आज 1 लाख पार कर गया है। और चांदी 14 साल के लाइफ हाई पे है। अभी 1,15,400 पे बनी हुई है, मतलब 16,000, 1,16,500 लगभग अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्टोर है चांदी का। लोगों की चांदी चांदी हो गई। सोना में फिर से एक बढ़त देखने के लिए मिली है। क्रूड ऑयल की बात करें तो $68 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल है। और 99 रुपये पे डॉलर आ गया है बास्केट ऑफ करेंसी में। बात करें आज विक्स की, तो वोल्टिलिटी इंडेक्स काफ़ी अंडर कंट्रोल में है, 10 दशमलव कुछ पे बना हुआ है। इसलिए घबराने वाली बात तो है नहीं विक्स को देखते हुए। लेकिन अकेला शेयर बाजार में विक्स ही पैरामीटर नहीं होता कि आप विक्स को देख लिया तो आप मान लो कि बाजार नहीं गिरेगा, नहीं। अगर बात करें जो तुम्हारा हमारा रुपया है, तो रुपया हमारा कमज़ोर खुला है, 86 रुपये 36 पैसे पर खुला है। मतलब रुपया हमारा डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है। कारण है कि FII की बिकवाली, जिस तरह से FII बिकवाली कर रही है उसी कारण। कल FII के बिकवाली के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। तो कल की अगर बात करें तो लगभग कैश फ्यूचर और इंडेक्स मिलाकर FII ने 6900 करोड़ रुपए की बिकवाली करी, 5,900 करोड़ रुपए का माल बेचा। वहीं अगर DII की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, तो उन्होंने 5,250 करोड़ रुपए की खरीदारी की। मतलब DII की तरफ से खरीदारी लौट रही है। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ये क्या है, मेजर जोन में है, 25,000 से लेकर 25,350। ना तो 25,000 को नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है, ना 25,350 को ऊपर को ओर ब्रेक कर रहा है। अगर बात करें पुट कॉल रेशियो की, तो पुट कॉल रेशियो काफ़ी कंट्रोल में है, मतलब 0.89 पे बना हुआ है। तो ये मान के चलो कि एक शॉर्ट कवरिंग बनती है, शायद आज वो दिखने के लिए मिली। लेकिन इंडेक्स वाइज अगर स्टॉक की बात करोगे तो स्टॉक कहीं भी नहीं चल रहे थे, स्टॉक उल्टा और गिरी रहे थे। वो ऐसा कारण क्या रहा, उसके विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले तो जानने का जो विषय है वो ये है कि बाजार के अंदर इतने अच्छे आंकड़े आए, उसके बाद में बाजार में गिरावट देखने के लिए मिली। कारण कारण को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले अमेरिका की और जापान की डील हो गई है, उस डील के ऊपर थोड़ा सा विस्तार से नज़र डाल लेते हैं। देखो, इन दोनों की डील हो गई। डील के होते ही जो जापान का शेयर बाजार है वो 4-5% चढ़ गया। मतलब जापान के शेयर बाजार ने इस बात की खुशी मनाई कि अब अमेरिका के साथ में डील हो गई। जनरली अमेरिका की और जो जापान की डील अटकी थी वो ऑटो को लेकर के अटकी थी। अमेरिका चाहता था कि जो अमेरिका का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मतलब चावल जैसे, वो चले जाए जापान में, और जापान उनके चावल लेने के लिए तैयार था नहीं। और जो जिसके ऊपर अमेरिका ज़्यादा टैरिफ लगा रहा था वो था ऑटोमोटिव, मतलब जो गाड़ियाँ हैं ना, जैसा आप जानते हैं टोयोटा वहीं की है, टोयोटा जापान की है। तो इस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो अमेरिका को बेचता है जापान, तो उनके ऊपर डील को लेकर बात अटकी थी, तो वो बात सहमति हो गई है। इसी तरह से फिलीपींस को भी लेकर बात सहमति बन गई, 19% के आसपास टैरिफ लगा दिया। जस्ट मिनट साथ में इससे एक बात तो नज़र आती है, जब एक बार डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे मैं 35% का टैरिफ लगा दूंगा, 50% का लगा दूंगा, तो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल में बनाए रखे, मतलब 35 से घटा करके शायद 20 से 25 के बीच में दायरे में लाए हैं। दूसरा, भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वो भारत की जो आज ब्रिटेन के साथ में डील होने वाली है, उसको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने का मतलब सीधा ये हो गया कि आप ये मान लो कि अब जाकर उनके FTA साइन हो जाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, और अब जाकर चलता रहेगा। लेकिन अमेरिका के साथ में शायद भारत की अभी इस महीने डील ना होगी तो 25 तारीख तक हो जाएगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट महीने होगी। हो सकती है छोटी मेगा डील हो जाए। मतलब अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप के दो व्यवहार हैं। पहला तो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि आप वो केवल अपने लाभों को देखकर डील कर रहे हैं। उनका एक विचार ये भी है कि पॉलिटिकल जो दबाव है ना, वो भी क्रिएट कर पाऊँ। पॉलिटिकल दबाव क्रिएट कर पाऊँ मतलब क्या, मतलब स्पष्ट है। जैसे आप जानते हो, ब्राज़ील में अमेरिका ब्राज़ील के साथ में व्यापार करके जो है ना पॉजिटिव में रहता है, मतलब वो ट्रेड सरप्लस में रहता है। उसके बाद में भी उसने उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया।
कारण कारण अमेरिका चाहता है कि मेरा जो प्रेशर टैक्टिक्स में ब्राज़ील रहे। जबकि ब्राज़ील ने हालांकि उसके ऊपर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, उसको WTO में ले जाने की चुनौती दे दी कि हम आपके इस फैसले को WTO में ले जाएंगे, आपको चुनौती दे देंगे। बट एक विषय है कि जो वहाँ के इससे पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनकी तरफ उनका चुनाव में धांधलेबाजी करने का आरोप था, और आरोप लगाते हुए जो लूला अभी वर्तमान में वहाँ के प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने उसको जेल में डलवा रखा और उनके ऊपर चल रही है सुनवाई। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है वो हटा दो। कारण सीधा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हितैषी हैं, मतलब काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले आदमी है वो। तो लूला की पहले तो जब उन्होंने उसको हटाने के लिए बोला, तो वहाँ की जो देश है ब्राज़ील के अंदर लूला की पॉपुलरिटी क्यों बढ़ गई? क्योंकि आप एक तरफ जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, उस जैसे आदमी के दबाव में नहीं आ रहे, मतलब आप कहीं ना कहीं एक अच्छा अपना हैंड लेकर चल रहे हो। दूसरा, जो जज सुनवाई कर रहा था उसकी केस की, और वार्सन वाला शायद कुछ ऐसी नाम है उनका, हाँ वार्सन वाले करके ऐसा नाम है, उनकी जो सुनवाई कर रहा था ब्राज़ील में, उसके ऊपर अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने बोल दिया कि आज के बाद आप अमेरिका आओगे तो आपके ऊपर आपके वीज़े पे बैन लगा दिया। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया हैं वो देश के हित में नहीं होती। जो देश जैसे भारत हो या कोई भी देश हो, सभी देश के अंदर देश प्रेमी पाए जाते हैं, तो उनमें ये चीज़ कहीं ना कहीं घर कर की कि यार हमारे देश के अंदर अगर कोई गलत चल रहा है, हमारे संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, और आप हम उसको सज़ा दे रहे हैं या उसके ऊपर सुनवाई चल रही है, तो आप उस जज के ऊपर जो उस केस की सुनवाई कर रहा है उस जज के ऊपर अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा देते हो। तो जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील भी इस चीज़ के खफा हो गया, और ब्राज़ील की जो जनता है वो लूला के साथ हो गई। आदमी का नाम लूला है, जो उस देश का प्रेसिडेंट है, ठीक है, ब्राज़ील का, उसके साथ में हो गई। अब बात करें अगर भारत और अमेरिका की, तो देखो अगर भारत और अमेरिका की डील होगी ना साथियों, तो जो ऊपर का हैंड होगा ना साथियों, वो भारत का होगा, ये आप मान लो। चाहे कोई मेगा डील हो, बड़ी डील हो, चाहे कोई छोटी 500 करोड़ के आसपास में मिनी डील हो, लेकिन जब भी डील होगी उस डील के ऊपर जो हाथ होगा वो भारत का होगा। कारण स्पष्ट समझ लो आप, जब तक जैसे मान लो ब्रिटेन है या UK या यूरोपियन यूनियन जैसे कोई देश, वो अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम 10% से ज़्यादा का टैरिफ ही नहीं देंगे तुम्हें, नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। भारत ने बोल दिया हम 10% से ज़्यादा का टैरिफ ही नहीं देंगे। अब वो क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि यार जब ये 10% पे अड़े हैं, तो एक काम करो, जो जिनसे हो सकती है 15 से 20% पे 25% पे, पहले उनसे कर लो। क्योंकि अगर भारत से और बड़े बड़े देशों से 10% पे डील कर ली, तो फिर ज़्यादा कोई देगा नहीं, सब बोलेगा उन्हें भी 10 पे दी तो हमें भी 10% की डील दो। तो इसीलिए हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हो, अमेरिका चाह रहा हो कि पहले जितने ज़्यादा परसेंटेज टैरिफ पर डील हो जाए ना, पहले उन्हें निपटा लो। जैसे हमारा बांग्लादेश है, इन सब देशों पर 35% का टैरिफ लगा लिया, या उन्होंने जो 26% का बेस टैरिफ है, क्या उसी टैरिफ पे इंडिया को छोड़ देते हैं, या 10% के बेस टैरिफ पे आ जाते हैं, छोटे टैरिफ पे। हालांकि वो कई बार इसकी उल्लेख कर चुके हैं कि मैं भारत के साथ में बहुत छोटा टैरिफ लगा के डील करूँगा और बहुत अच्छी डील होगी, दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन विन विन सिचुएशन ये डिपेंड करती है, वो विन विन सिचुएशन अकेले अमेरिका के लिए भी नहीं है, वो भारत के लिए भी है। क्योंकि भारत में जिस तरह के 4-5 तरह के टैक्स लगते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है कि भारत लगाते हैं 50% का टैरिफ। ऐसा नहीं है, 28% हमारा यहाँ GST लगता है, फिर कुछ राज्य का सेल टैक्स लगता है, इस तरह से हम टैक्स लगाते हैं। तो अमेरिका बोलता है कि यार टैक्स बोलो या कुछ भी बोलो, है तो ना वो पूरा का पूरा, तो सीधा बोलता है कि यार देखो हम तो ये बोलते हैं कि पूरा का पूरा टैक्स है, मतलब हम तो इस चीज़ को टैक्स ही मानेंगे। नेक्स्ट चल लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट आगे चल देते हैं। आज तुम्हारा जिसको हम लोडा डेवलपर बोलते हैं या मार्केट डेवलपर भी मान सकते हैं आप, उसमें आज लगभग 1402 करोड़ रुपए की बल्क डील है, जिसमें 4% मतलब डिस्काउंट पे प्रमोटर होल्डिंग बेचे हैं। उसमें काफ़ी बड़ी डील है, उसी कारण आपने देखा वो माइक्रोटेक डेवलपमेंट 6% नीचे है। कारण है उसमें बल्क डील कितने की, 1402 करोड़ रुपए की बल्क डील है। ऐसा ही ओबराय रॉयल्टी में भी साथियों 1975 करोड़ रुपए की डील है, 1925 करोड़ रुपये आसपास में बल्क डील है, जो कि 4% के डिस्काउंट पे है। इसीलिए आपको ओबराय रॉयल्टी भी नीचे देखने के लिए मिल रहा होगा, और इससे ज़्यादा बड़ा कारण है। थोड़ा सा आज अगर बात करें नतीजों की, तो नतीजे पेटीएम के काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। पेटीएम ने अच्छा जो लॉस में चल रहा था उसे प्रॉफिट में दिखाने की गुंजाइश की है। और तुम्हारा डालमिया भारत जैसे कि आप जानते हो सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो वो भी काफ़ी अच्छा अनुमान दिखा। डालमिया भारत के अच्छे नतीजे देखने के लिए मिले। तुम्हारा दूसरा IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके अच्छे नतीजे रहे।
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के भी काफ़ी अच्छे नतीजे आए। अगर बात करें बैंकिंग और एनबीएफसी को, जिसमें गियर में सबसे मुख्य भूमिका रही, जो सबसे नीचे गिरने में या नीचे लाने में रोल रहा, वो रहा तुम्हारा किसका, ये तुम्हारा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 11% से गिरा है, मार्जिन भी 11% से गिरा, टोटल नेट उसमें 36% का लॉस है। अगर बात करें पिछली बार की, तो पिछली बार जो उनका प्रॉफिट था उससे प्रॉफिट भी लगभग आधा रह गया है, मतलब ना के बराबर, बहुत लॉस हुआ है। नेट प्रॉफिट भी, एनपीए भी बढ़ गए हैं, प्रॉफिट घट गया, मार्जिन घट गए। मार्जिन इनके पिछली बार -2% के हुआ करते थे, अभी -13% पहुंच गए हैं। दूसरा, इनके जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट भी गिर गया है काफ़ी, मार्जिन भी गिरा, मार्जिन भी कोई ज़्यादा उससे नहीं इम्प्रूव हुए। मतलब अगर टोटल इनकी सेल्स की बात करें टॉप लाइन की, तो टॉप लाइन बढ़ी है 7% से, और जो मार्जिन है, मार्जिन भी गिरे हैं, एनपीए भी बढ़ा है, प्रोविजनिंग भी बढ़ा है। तो इसीलिए आज जो है तुम्हारा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 6-7% टूट गया। और उस स्टॉकों में सबसे ज़्यादा अगर गिरने में मुख्य भूमिका निभाई है तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पूरे एनबीएफसी सेक्टर का जो शेयर है उनका मूड माहौल बिगाड़ा। पेटीएम को आज डबल अपग्रेड कर दिया। जो ब्रोकरेज फार्म है उन्होंने पेटीएम को डबल अपग्रेड कर दिया और उसका जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया। उसके चलते कहीं ना कहीं उसके अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिला, और आपको जो पेटीएम है या जो स्टॉक है उनके अंदर मूवमेंट रहा। आज अगर जस्ट 1 मिनट साथियों, अगर चुनिंदा स्टॉकों को छोड़ दें तो आज मिड कैप स्मॉल कैप में जो है ना वो काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली। मतलब कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार था ही नहीं, एक दो चुनिंदा स्टॉक को छोड़ दें तो। और जब है इतनी बार, जबकि रिजल्ट इनके खराब नहीं आए। तुम्हारा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तुम्हारा दूसरा पेटीएम के रिजल्ट अच्छे हैं। जेफरीज ने हालांकि उसको डबल अपग्रेड कर दिया है, इसलिए पेटीएम में थोड़ा सा मूवमेंट रहा। तुम्हारा IRFC 2% के आसपास ऊपर रहा, 2-2.5% उसमें मूवमेंट रहा। और जो तुम्हारा डालमिया भारत है वो भी, एक्चुअल में क्या है, जो डालमिया भारत है या KEI इंडस्ट्री है, KEI के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए क्योंकि कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। तो इसलिए जैसे कि पॉलीकैप या और के जो रिजल्ट आ रहे हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो उसके भी रिजल्ट अच्छा है। बट एक देखने की जो बात आना चाहती है वो ये है कि रिजल्ट अच्छे होने के बाद में भी स्टॉकों के अंदर उतना मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। कारण सबसे बड़ा ये जो स्टॉक है ना, ये 10-12% ऑलरेडी चल चुके हैं। तुम KEI इंडस्ट्री को देख लो, 1 महीने में कितना चला हुआ है। डालमिया भारत 1 महीने में 15% चला हुआ है, जबकि मतलब तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट सेक्टर होता है ना, सीमेंट सेक्टर में 15% 1 महीने में मूव बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और डालमिया भारत जैसे कि सीमेंट सेक्टर से काम करता है, 15% चढ़ा है। हाँ, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो IRFC जरूर 1 महीने में गिरा है, बाकी अगर 3 महीने में देखोगे तो IRFC भी चढ़ा है। और अगर बात करें तुम्हारा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने के लिए मिली। बाकी लिक्विडिटी नहीं, FNO का स्टॉक है, FNO बैन में 2-3 स्टॉक आ गए हैं FNO बैन में। बाकी बाजार के अंदर इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। कल सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि NSDL का IPO आने वाला है अगले हफ्ते तक। उसको SEBI की तरफ से मंजूरी मिल गई है, मतलब वो ऑफर फॉर सेल के जरिए 4,000 करोड़ रुपये जुटाना चाह रहा है। और जो कि ऑफर फॉर सेल के जरिए 15 अगस्त तक की उसकी गाइडलाइन दी गई है कि आप 15,000 करोड़, मतलब 15 अगस्त तक अपना IPO ले आओ और 4,000 करोड़ रुपये मार्केट से जुटा लो। तो अगर आप IPO में लगाना चाहते हैं तो इंडिस जो तुम्हारा CDSL का IPO है काफ़ी अच्छा IPO है, क्योंकि उसका कारण ये है कि जब तक ये शेयर मार्केट रहेगी तब तक वो मार्केट में लिस्ट होगा, BSE में लिस्ट होगा। ऐसे ही NSE का भी IPO आने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी तो IPO है नहीं। बाकी CDSL को जरूर मंजूरी मिल गई है, तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। JSW इंफ्रा, उसमें मूवमेंट रहा, मूवमेंट देखने के लिए मिला, कारण था कि उनके अंदर मार्जिन के अंदर आने वाला बदलाव। इसीलिए बाजार के अंदर जो भी सेंटिविटी माहौल चल रहा है वो FII से बढ़ने नहीं दे रहे और DII से गिरने नहीं दे रहे। परेशान है रिटेल निवेशक पोजीशन बनाता है, हाल ही घबरा जाता है, 10 रुपये नीचे गिर जाता है, बोलता है गिरेगा, वो बेच देता है, वहीं से बाजार पलट जाता है। फिर बाजार ऊपर जाता है, वो उसे खरीद लेता हूँ, बाजार तो भागेगा, जैसे ही वो खरीदता है वो फिर गिर जाता है। तो आजकल जो रिटेल निवेशक है वो भारी परेशान है, और जो FNO करने वाले लोग हैं, और जो तुम्हारा FNO इंट्राडे वगैरह करते हैं, उनकी समस्या भारी बढ़ी हुई है। वो क्या करें, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, जहाँ कहीं नहीं रहा वहीं एक दायरे में डोल रहा है बाजार। बाजार एक कंसोलिडेशन जोन में है। बाजार एक बड़ी खबर का
इंतज़ार कर रहा है कि शायद कोई बड़ी खबर आ जाए, शायद अमेरिका के साथ में भारत की डील हो जाए, शायद हो सकता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ हो रहा है, ऐसे ही कुछ जो जितने ज़्यादा देश हैं उनसे हो जाए। अभी क्या है, सरकार हो सकता है जैसे मानसून सत्र अभी चल रहा है ना, अभी मानसून सत्र में कोई डील किसानों की ऐसी नहीं ला सकती जिसमें किसानों के प्रति नेगेटिव हो। अगर ऐसी कोई डील ले आती है तो सरकार की पतलून के लिए हो जाएगी, क्योंकि अभी सदन चला हुआ है। सदन चलने का मतलब है कि सारे विपक्षी नेता है, विपक्षी सांसद हैं, वो भी हैं पार्टी में और वो भी हैं सब। और अगर कोई मेगा डील ऐसी ले आते हैं उसमें कोई नेगेटिविटी खबर हो जाती है तो आपकी ना संसद के अंदर इतना हल्ला गुल्ला होगा कि आपको वो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आपने ये ऐसा क्यों कर दिया, आपने वैसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। तो इसीलिए भी डील हो रही है, मतलब डिले हो रही है। डिले होने के पीछे एक कारण और भी हो सकता है, क्योंकि देखो कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे अमेरिका के साथ में भारत की बात नहीं हो रही, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो गायें हैं, जो पशु हैं, उनको क्या है ना कि मतलब खिला उनके मोटा करने के लिए या दूध ज़्यादा देने के लिए उनको कुछ ऐसे प्रोडक्ट खिलाए जाते हैं जो कि नॉनवेज से बने हुए होते हैं। नॉनवेज मतलब उसमें मीट का उपयोग किया जाता है, उसमें ब्लड का उपयोग किया जाता है जो उन पशुओं को खिलाए जाते हैं। तो वो जो दूध है ना वो भी नॉनवेज हो गया। और भारत के अंदर ना भारत की जो संस्कृति है वो थोड़ी सी अलग तरह की है। भारत के जो लोग हैं वो पूजा पाठ में भी इसका उपयोग करते हैं, घी दूध का। तो वो चाहते हैं कि भाई अगर आप हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट खोलना भी चाह रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो प्रोडक्ट आप भारत में भेज रहे हो ना वो नॉनवेज वाले ना हो। तो ये एक विषय है, NSDL का IPO आ रहा है, ये आप अपने लिए पैसे बना के रखें, बाकी आप FN और कॉल ना करें। मेरी ऐसी राय है, अगर आपको मतलब करना ही है तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी अमेरिका के साथ में भारत की डील होगी तो जो ऊपर का हैंड होगा ना वो भारत का होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ में हमने 2-3 बार 4 बार 6 बार पलट के हाँ देखेंगे करेंगे, इसका मतलब सीधी है कि भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। और भारत अपने जो कृषि प्रोडक्ट हैं या अपने जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उन पर तो खासकर बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहता। भारत का सीधा कहना है कि यार तुम बोलो हम तेल खरीद लेंगे तुमसे, तुम बोलो हम तुमसे क्रूड ऑयल खरीद लेंगे, तुमसे जो तुम बोलो हम खरीद लेंगे। बाकी यार हमारे जो किसान हैं, पहले ही हम टेक्नोलॉजी से इतना पीछे हैं। हमने जो किसानों को, हमारे यहाँ जो किसानों के लिए प्रति कोई मतलब स्कीम बनती भी है तो वो भी लुभावनी बनती है। चाहे तुम किसान के लोन माफ़ कर देते, चाहे तो उसको सब्सिडी देते, बस हमने किसान को टेक्नोलॉजी के दूर रखा। वहाँ के जो किसान है वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, मतलब वो 1 एकड़ में एक ज़्यादा फसल उगाते हैं, हमारे यहाँ 1 एकड़ में कम फसल उगती है। कारण है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कम होना। हम अपने किसानों को टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों को करते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा करते हैं और हम उतनी उपज नहीं कर पाते। इसीलिए इंटरनेशनल जो मार्केट का भाव है वो गेहूँ का 12-13 रुपये, हमारे यहाँ 25 रुपये। अगर हमने अमेरिका का गेहूँ लेना शुरू कर दिया तो अमेरिका का बाज़ार में हमें गेहूँ मिलेगा 15 रुपये 13 रुपये किलो, और हमें अपना गेहूँ मिलेगा भारत का 25 रुपये किलो। तो भारत का कोई खरीदेंगे नहीं। पहले ही किसान तो बहुत परेशान है। इतने रुपए पे ही भारत के किसानों का जो हिसाब निकल के नहीं आता, 1 बीघे में कितने 4-6 कुंटल होते हैं, बहुत परेशानी का विषय है। तो इसीलिए सावधान रहे, बड़े मूवमेंट किस तरफ भी हो सकते हैं। अगर बाजार के लिए कोई डोनाल्ड ट्रंप बुरी खबर दे देते हैं, कुछ बोल देते हैं तो बाजार नेगेटिव हो जाएगा, और बाजार के लिए डील को लेकर कोई पॉजिटिव साइन दे देते हैं तो बाजार पॉजिटिव हो जाएगा। अभी तक की सिचुएशन के लिए तो ये मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए कुछ नहीं बोला है। कुछ नहीं बोला भी भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हो सकता है पहले डोनाल्ड ट्रंप सब लोगों से ज़्यादा डील करना चाह रहे हो कि यार पहले ज़्यादा कर लो, उसके बाद में समझ लेंगे अपन क्या है कैसा। तो इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहें। शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं और आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खोलाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।